हरियाणा बोर्ड के 10वीं कक्षा के प्री बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं और जनवरी के महीने में फिर से प्री बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे। और इस साल हरियाणा बोर्ड के जो है फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम फरवरी महीने में स्टार्ट हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करने के लिए आपको जो सैम्पल पेपर है, मॉडल पेपर है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी हो जाती है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर 10वीं कक्षा का हिंदी विषय का जो क्वेश्चन पेपर है इसको दिखाऊंगा और सोल्व करवाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि इस सैम्पल पेपर के अलावा मैं और भी सैम्पल पेपर जो है अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। अब क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर के। सबसे पहले जो है आपके ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे। देख सकते हैं कि सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो द्विगु समास के बारे में है। द्विगु समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इस क्वेश्चन पेपर के जितने भी 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें, संधि विच्छेद करनी है स्वागत की और नयन की। तो स्वागत है उसकी संधि विच्छेद होगी, तो इसके आंसर में आएगा सु प्लस आगत। तो इसकी संधि विच्छेद जो है ये बनेगी। उसके बाद दूसरा है इसके अंदर नयन, तो नयन का नि और प्लस में एन, नयन, तो नयन की ये संधि विच्छेद बनेगी। अगले क्वेश्चन के अंदर जो है उपसर्ग छांटने हैं निराकार का और अभियान का। जो निराकार है इसका जो उपसर्ग बनेगा वो बनेगा निर, और जो दूसरा है अभियान इसका जो है अभी। उसके बाद अगले क्वेश्चन के अंदर पर्यायवाची शब्द बताने हैं। सागर और दिन, इन दोनों के पर्यायवाची बताने हैं और 2-2 बताने हैं। तो सागर को जो है समुद्र भी कहते हैं और इसके अलावा पारावार, तो समुद्र को जो है पारावार भी कहते हैं। तो ये हैं सागर के। और जो दिन है, दिन को हम दिवस भी कहते हैं और इसको दीवा भी कहते हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी कि पहले तो अर्थ बताना है और उसके बाद फिर वाक्य बनाना है। तो पहला इसके अंदर कठपुतली होना। कठपुतली होने का मतलब है दूसरों के कहने पर चलना, यानी कि कोई किसी के कहने पर चलता है, किसी की बात को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, तो हम कहते हैं कि ये तो उसके हाथों की कठपुतली है। तो और इसका जो वाक्य बनेगा, वाक्य में आप बोल सकते हैं रमेश तो आजकल अपनी पत्नी के हाथों की कठपुतली हो गया है। उसके बाद दूसरा है ईद का चांद होना। ईद का चांद होने का मतलब है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। और वाक्य में आप ये बोल सकते हैं कि महेश तुम तो जो है ईद का चांद हो गए हो, कभी कभार मिलते हो। उसके बाद है श्लेष अलंकार, दोहा छंद, इनके बारे में मैं इसी वीडियो के अंदर ही बताऊंगा आगे। और उसके बाद देखें यहाँ पर आप जो है इन क्वेश्चनों को पहले खुद भी सोल्व करके देखें। इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपकी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कैसी है। अनसोल्ड सैम्पल पेपर भी सोल्व करने चाहिए आपको, उससे आपको पता लग जाएगा तैयारी आपकी कैसी है। और उसके बाद जो है सोल्ड पेपरों की भी तैयारी करनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। तो ये विषय हैं मेरे सपनों का भारत, विद्यार्थी और अनुशासन, मेरी प्रिय प्रिय पुस्तक और विज्ञान के बढ़ते चरण, युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति। तो ये जो है लगभग सारे टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, इनकी आपको तैयारी करनी चाहिए। फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति और विद्यार्थी और अनुशासन। इन दोनों की तो आपको जरूर तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद है पुस्तकालय में पुस्तकों की व्यवस्था कराने के लिए अपने मुख्याध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखे, यानी कि एप्लीकेशन है एक। और दूसरा है योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखे, दूसरा लेटर है। तो यहाँ पर ऐसा ही होगा, एक तो एप्लीकेशन आएगी और एक लेटर आएगा, इनमें से दोनों में से कोई एक आपको करना है। और आपको सबसे पहले ये करना चाहिए, जो एप्लीकेशन है इनकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो ज़्यादा नहीं है। तो एप्लीकेशन तैयार कर लीजिए क्योंकि दोनों में से एक करनी होती है। पहले एप्लीकेशन करें, उसके बाद फिर लेटर करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
इसमें जो है एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर गोपियाँ किसे बड़भागी कहती हैं, तो इसका आंसर आएगा उद्धव को। तो ये है ऑप्शन 4 जो है आपका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था, तो भगवान शिव के। ऑप्शन जो 1 है वो आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कवि किसका स्वप्न सपना देखकर जाग गया था, तो यहाँ पर आंसर आएगा सुख का। तो ऑप्शन जो 3 है वो आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्साह किस प्रकार का गीत है, तो ये है आह्वान का, यानी कि बुलावे का। आह्वान का मतलब होता है किसी को बुलाना, जैसे भगवान का आह्वान करते हैं यानी कि भगवान को बुलाते हैं। उसके बाद है, चिर प्रवासी में इतर, वाक्यांश में चिर प्रवासी कौन है, तो इसका आंसर है कवि। ऑप्शन 2 जो है आपका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संगतकार की आवाज़ कैसी कही गई है, तो आंसर है भारी। यानी कि जो संगतकार है, संगतकार उसको कहते हैं जो मेन गायक है उसके साथ जो गाने वाले होते हैं सहयोगी, उसको संगतकार कहते हैं। तो इसमें पूछा कैसी आवाज़ है उसकी, तो आवाज़ भारी है। उसके बाद सीन पैसेज, जिस तरह से इंग्लिश में आता है अनसीन पैसेज और उसके बाद सीन पैसेज, हिंदी में जो है ये आपकी किताब से ही पाठ से ही लिया गया पैसेज है, और नीचे जो है इससे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, प्रस्तुत काव्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो कवि का नाम है मंगलेश डबराल और कविता जो है इस कविता का नाम है संगतकार। अगला क्वेश्चन इसके अंदर, मुख्य गायक का स्वर कैसा है, तो जो मुख्य गायक है उसका जो स्वर है चट्टान जैसा भारी है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य गायक को आवाज़ का साथ देने वाली आवाज़ किसकी होती है, तो आंसर है इसका मुख्य भाई के, छोटे भाई की, अथवा उसके शिष्य की, अथवा उसके किसी दूर के रिश्तेदार की। तो मुख्य जो गायक है उसका साथ देने वाले जो हैं उसका छोटा भाई भी है, उसके शिष्य भी हैं और उसके दूर के रिश्तेदार भी हैं। अगला क्वेश्चन है, संगतकार की आवाज़ कैसी है, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, भारी आवाज़ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य के बारे में बताना है। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले एक एक नंबर वाले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां, उसके बाद है खंड गए, और यहाँ पर क्वेश्चन देखिए एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी, तो इसका आंसर है नेताजी की मूर्ति जो है ड्राइंग मास्टर ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत का कद कैसा था, तो इसका आंसर है मंझोला। सेकंड ऑप्शन जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया, तो आंसर है सूंघ कर। सेकंड ऑप्शन जो है आपका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनु भंडारी के पिता भाटियार खाना किसे कहते थे, तो आंसर है रसोई को। अगला क्वेश्चन है, अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ था डुमराव में। तो सेकंड जो ऑप्शन है वो आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सभ्यता किसका परिणाम है, तो संस्कृति का। ये क्वेश्चन जो है कई क्वेश्चन पेपरों में देखा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद कर लें। सभ्यता किसका परिणाम है, संस्कृति का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पैसेज है, पैसेज के नीचे फिर से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसका, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम लिखिए। तो इसका जो आंसर है, लेखक का नाम है रामवृक्ष बैनीपुरी और बाल गोविंद भगत। पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग लिखिए। प्रसंग जो है बाद में करवाऊंगा, ये थोड़ा सा लेंथी है इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष कब देखा गया, तो आंसर है जिस दिन उसका बेटा मरा। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत अपने बेटे को किस कारण अधिक प्यार करते थे, तो इसका आंसर है बेटे के कुछ सुस्त और बोधा होने के कारण, यानी कि उनका बेटा जो है सुस्त भी था और कमज़ोर था। बोधे का मतलब होता है कमज़ोर।
अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के अनुसार कैसे आदमियों को ज़्यादा निगरानी की आवश्यकता है, यानी कि जो सुस्त हो, कमज़ोर हो, ऐसे व्यक्तियों को है जो है ज़्यादा निगरानी की यानी कि उनके ऊपर नज़र रखने की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर जो है स्वयं प्रकाश और मनु भंडारी का जीवन परिचय आया है, इनको ज़रूर रिवाइज करें एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि कल जो है बहुत से बच्चों का हिंदी विषय का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम भी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये सभी क्वेश्चन जो हैं 2-2 नंबर वाले हैं, इनको मैं बाद में करवाऊंगा, अभी पहले पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा दूं। उसके बाद नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन है, 10 नंबर के जो है नैतिक शिक्षा के भी क्वेश्चन आएंगे, और मैंने अपने चैनल के ऊपर नैतिक शिक्षा के सभी पाठों के क्वेश्चन आंसरों की वीडियो डाल रखी है, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी भी। तो ये क्वेश्चन पेपर था। अब मैं आपको जो क्वेश्चन छूट गए हैं उन सभी क्वेश्चनों के आंसर बताता हूँ। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। पहला क्वेश्चन था, द्विगु समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। आंसर देखें, जिस समास का पूर्व पद यानी कि शुरुआत संख्यावाची हो, यानी कि संख्या के बारे में बताता हूँ, विशेषण यानी कि संख्या विशेषण हो, तथा उत्तर पद का मतलब होता है बाद का पद, प्रधान हो यानी कि उसकी प्रधानता हो, उसका महत्व अधिक हो, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर जो दिया गया है, चौराहा। अब इसमें चौराहा जो है 4 को बताता है, और राह मतलब रास्ते को बताता है, तो इसका मतलब होता है 4 राहों का समूह। चौराहे को कहते हैं 4 रास्तों का समूह। तो यहाँ पर जो शुरुआत है इसमें 4 है, और बाद में जो है रास्ते के बारे में है, तो ऐसा शब्द। और यहाँ पर यही चीज़ बताई गई थी, संख्यावाची विशेषण हो, पूर्व पद का मतलब होता है स्टार्टिंग का पद, संख्यावाची हो, और जो महत्व है वो उत्तर पद का हो, तो ऐसे को कहते हैं द्विगु समास। उसके बाद ये सभी आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। जो अगला क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन है, श्लेष अलंकार की परिभाषा से उदाहरण लिखिए। तो श्लेष अलंकार जो है उसके बारे में बताना है। तो आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, काव्य में जहाँ किसी शब्द का भिन्न भिन्न संदर्भों में अलग अलग अर्थ निकले, यानी कि शब्द एक है, अलग अलग जगह पर उसका अलग अलग मीनिंग निकल रहा हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए लिखा हुआ है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि ये जो पानी है, इस शब्द का मतलब चमक भी होता है, इस शब्द का मतलब इज्जत भी है, और इसका मतलब जल भी है। तो शब्द एक है, इसके अर्थ जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग निकले हैं। तो ये था श्लेष अलंकार। उसके बाद देखें अगला क्वेश्चन है 6, दोहा छंद की परिभाषा से उदाहरण लिखिए। तो दोहा छंद के बारे में बताना है, तो आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में, यानी कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 जो 13-13 मात्राएं, तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि दोहा छंद के अंदर जो पहला और तीसरा जो चरण होता है उसके अंदर 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में जो है 11-11 मात्राएं होती हैं। द्वितीय एवं चतुर्थ चरण के अंत में गुरु लघु वर्ण आते हैं, तथा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, तुलसी या संसार में मिलियो सबसो धाय, न जाने की स्वरूप में नारायण मिल जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निबंध जो है यहाँ पर नहीं लिखा है, ना ही लेटर लिखे हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो निबंध हैं ऐसे हैं, और जो लेटर है वो जब मैं आपको करवाऊंगा तो उनमें जो है मैं सारे लेटर और एप्लीकेशन करवा दूंगा आपकी, और जो महत्वपूर्ण निबंध हैं। उसके बाद छठे क्वेश्चन का जो है आंसर बताना था। क्वेश्चन मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। निम्नलिखित काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य बताना था इसके अंदर। तो काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य जो है, और शिल्प सौंदर्य, इन दोनों के बारे में बताना है। तो पहले है भाव सौंदर्य। कवि द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इस समय समस्त विश्व के गरीब, किसान व मजदूर उच्च
कुछ उच्च वर्ग के लोगों के पापाचार और अन्याय से पीड़ित हैं, यानी कि जो पूरी दुनिया के जितने भी गरीब लोग हैं, किसान व्यक्ति हैं, मजदूर हैं, वो कुछ जो ऊंचे वर्ग के यानी कि अमीर लोग हैं उनके द्वारा उनके साथ पाप किया जाता है, अन्याय किया जाता है, यानी कि उनका शोषण किया जाता है। क्रांति के रूप में बादल का आगमन ही धरती और मनुष्य का ताप हर कर उन्हें शीतलता प्रदान कर सकता है। तो यहाँ पर जो क्रांति है उसको बताया है बादल की तरह। जिस प्रकार जो है बादल आने के बाद वर्षा होती है, वर्षा होने के बाद जो धरती जो होती है उसका जो गर्म होती है वो ठंडी हो जाती है, यानी कि ताप यानी कि उसके कष्ट हार लेती है। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये बताया गया है कि क्रांति करने से ही जो है व्यक्ति को अपने अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर जो है क्रांति की तुलना की गई है बादलों के साथ, क्योंकि जब बादल आते हैं तो वर्षा होती है जिससे जो है धरती का ताप कम होता है, धरती को शीतलता मिलती है। और क्रांति करने से जो है इंसानों को, मनुष्य को जो है कष्टों से मुक्ति मिलती है, और कष्टों से मुक्ति हो जाएगी तो उनको भी शीतलता प्रदान होगी, प्राप्त होगी। उसके बाद अगला है शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य के अंदर बताया है कि साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दावली की प्रधानता है, ओज गुण है इसके अंदर, विप्सा अलंकार है, छंद मुक्त कविता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 का जो पहला क्वेश्चन है, सूरदास के पदों के आधार पर योग साधना के प्रति गोपियों का दृष्टिकोण स्पष्ट करें। यानी कि जो सूरदास के पद थे उसके आधार पर योग साधना के प्रति जो गोपियां थीं उनका क्या दृष्टिकोण था उसके बारे में बताना है। आंसर देखें, दृष्टिकोण नकारात्मक था, नकारात्मक लिखा हुआ तो यानी कि नकारात्मक था, वो अच्छा नहीं मानती थी। कर्षण से दूर ले जाने वाली कड़वी ककड़ी तथा बीमारी के समान, यानी कि उसको वो ये मानती थी कि ये इससे जो है हम कृष्ण से दूर हो जाएंगे, और उसकी तुलना जो है कड़वी ककड़ी तथा बीमारी से कर देती हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है और क्वेश्चन है आत्मकथा कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो आत्मकथा कविता है उसका मूल भाव क्या है उसके बारे में बताना है। आंसर देखें, आत्मकथा लेखन सहज नहीं है। इसका मतलब है कि आत्मकथा लिखना यानी कि अपने बारे में लिखना, किताब लिखना वो आसान नहीं है। इसमें अपनी इच्छाइयों के साथ साथ बुराइयों, कमियों तथा कमजोरियों को भी उजागर करना पड़ता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिखता है, अपने बारे में लिखता है, तो अपनी अच्छाइयों के साथ साथ अपनी बुराइयों के बारे में भी लिखना पड़ता है, अपनी कमजोरियों यानी कि कमियों के बारे में भी लिखना पड़ता है, और अपने मित्रों, साथियों आदि के बारे में भी सत्य लिखना होता है। यानी कि अपने दोस्तों के बारे में और जो उसके साथी हैं उनके बारे में भी सारी बातें सच सच लिखनी होती है आत्मकथा के अंदर। साथ ही अपने व्यक्तित्व तथा निजी क्षणों के विषय में भी लिखना पड़ता है। अपने व्यक्तित्व के बारे में यानी कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं उसके बारे में भी लिखना पड़ता है, और जो निजी क्षण हैं उनके बारे में भी लिखना होता है। तो इसलिए कहा है कि जो आत्मकथा लिखने का जो कार्य है वो इतना आसान नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये सारे इन सब के आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें जो है दूसरा क्वेश्चन छूट गया था, दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी था। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से संकलित पाठ बाल गोविंद भगत से अवतरित है। इसके रचयिता राम वृक्ष बैनीपुरी हैं। इस पाठ में उन्होंने बाल गोविंद भगत नामक एक संगीत साधक का व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है, यानी कि उसके चरित्र के बारे में बताया है, व्यक्ति के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें स्वयं प्रकाश या फिर मनु भंडारी का जीवन परिचय बताना था। जितने भी इम्पोर्टेंट जीवन परिचय हैं उनको मैं एक वीडियो के अंदर करवाऊंगा। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 था, हालदार साहब की आदत से मजबूर आंखों ने क्या देखा। और दूसरा क्वेश्चन जो ख में है वो है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखें, पहले क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि जो हालदार साहब है जो अपनी आदत से मजबूर थे वो क्या देखते हैं। तो आंसर देखें, कैप्टन चश्मे वाली की मृत्यु के पश्चात, यानी कि जो कैप्टन था चश्मे वाला उसकी जब मृत्यु हो जाती है,
हालदार साहब ने निश्चय किया कि कस्बे से गुजरते वक्त वो नेताजी की मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि जब भी वो कस्बे से गुजरेंगे तो नेताजी की मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं रहा था। क्योंकि अब जो है नेताजी की मूर्ति के ऊपर चश्मा लगाने वाला कोई भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो कैप्टन चश्मे वाला था वही जो है नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मे लगाता था। परंतु अगली बार जब वे उस चौराहे से गुजरे तो आदत से मजबूर उनकी आंखों ने स्वतः ही नेताजी की मूर्ति की ओर चली गई। तो उनकी आदत बन चुकी थी, जब भी वहाँ से गुजरते थे तो नेताजी की मूर्ति को देखते थे, तो आदत से मजबूर होकर उनकी आंखें अपने आप ही, स्वतः मतलब होता है खुद ब खुद, अपने आप नेताजी की मूर्ति की ओर चली गई। उन्होंने देखा कि किसी ने उस मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा चश्मा लगा दिया था। तो उन्होंने ये देखा कि किसी ने जो है नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा जो है लगा दिया था। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन था, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? आंसर देखें। शहनाई और डुमराव का गहरा संबंध है। वहाँ सोन नदी के किनारे नरकट नामक घास मिलती हैं। इस घास की रीढ़ शहनाई बनाने बजाने के काम आती हैं। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि भी यही डुमराव है। इसी कारण शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया है कि शहनाई का और डुमराव का जो है गहरा संबंध है। सोन नदी, यहाँ पर जो सोन नदी है उसके किनारे जो नरकट की घास मिलती है, इस घास की रीढ़ से शहनाई बनती है, बजाने नहीं बनाने के काम आती हैं। और इसके अतिरिक्त ये बताया गया है जो मशहूर शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खां, इनका जन्म भी यहीं हुआ था डुमराव में। तो इस वजह से जो है शहनाई और डुमराव का गहरा संबंध है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें पहला क्वेश्चन है, माता का आंचल पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो आंसर देखें। बचपन की बड़ी अद्भुत, मनोरम एवं सजीव तस्वीर की प्रस्तुति। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो पाठ है माता का आंचल, इसके अंदर बचपन की अद्भुत, मनोरम यानी कि जो अच्छी लगे सजीव तस्वीर की प्रस्तुति की गई है। बच्चों के प्रति माता पिता का सहन, यानी कि जो बच्चों के प्रति माता पिता का जो प्यार होता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। बच्चों के प्रति माता पिता का मित्रवत व्यवहार, यानी कि मित्रता वाला व्यवहार है जो उसके बारे में बताया गया है। बच्चों की शरारतों के बारे में बताया गया है, अटखेलियों के बारे में एवं मनोविद का वर्णन किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? आंसर देखें। गंतोक एक कठिन पर्वतीय स्थल है, यानी कि ये एक हिल स्टेशन है। अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ के लोग मेहनत से घबराते नहीं हैं। यानी कि अपनी जो जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, उसके लिए वो मेहनत करने से घबराते नहीं हैं यहाँ के लोग। कठिनाइयों के बावजूद ये लोग मस्त रहते हैं, यानी कि कठिनाई होने के बावजूद भी ये लोग खुश रहते हैं। इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। मेहनतकश यानी कि मेहनत करने वाले, और बादशाह लोगों को बोला है, ऐसे लोगों का शहर है जहाँ पर मेहनती लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन से अनुभव ने लेखक को हिरोशिमा कविता लिखने पर विवश कर दिया? यानी कि ऐसा क्या दिखा लेखक ने कि उसने हिरोशिमा के ऊपर कविता लिखी? आंसर देखें। जापान के हिरोशिमा नामक शहर में घूमते हुए लेखक को सड़क पर एक जले हुए पत्थर पर उस व्यक्ति की लंबी उजली छाया दिखाई दी जो परमाणु विस्फोट के समय वहां खड़ा रहा होगा। यानी कि इसके अंदर यह बताया गया है कि जब विस्फोट हुआ तो विस्फोट होने के बाद जो मानव वहाँ पर खड़ा था, उसके बाद उसकी जो दुर्दशा हुई, उसके निशान जो है पत्थर के ऊपर देखे जा सकते हैं। इस विस्फोट के कारण वह भाप बनकर उड़ गया, यानी कि परमाणु बम का विस्फोट हुआ तो इससे क्या हुआ, जो व्यक्ति था उसी समय भाप बनकर उड़ गया। यानी कि जब परमाणु बम फटता है तो इतनी ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है कि जो इंसान है वो भाप बन जाते हैं। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है, भाप बन गया होगा और उसकी छाप उस पत्थर पर पड़ गई होगी, और भाप बनते समय उसकी जो छाप थी उस पत्थर पर पड़ गई। इसी अनुभव से उत्पन्न अनुभूति ने लेखक को हिरोशिमा कविता लिखने पर विवश कर दिया। यानी कि उस चीज़ को देखकर जो है जो लेखक था वो मजबूर हो गया हिरोशिमा कविता लिखने पर।
उसके बाद नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है नैतिक शिक्षा का, योग का प्रयोग किस लाभ के लिए हमेशा से होता रहा है? तो आंसर में आएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं योग का प्रयोग जो है शारीरिक शरीर के लिए भी, मानसिक और आध्यात्मिक, इन तीनों के लिए यूज किया जाता है। तो आंसर बनेगा उपयुक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष की आयु में रानी लक्ष्मीबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी? तो 16 वर्ष, यानी कि जब रानी लक्ष्मीबाई जो है 16 साल की हुई थी तब उनको पुत्र प्राप्ति हुई थी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भिक्षुक सम्राट किसे कहा जाता है? तो आंसर है इसका मदन मोहन मालवीय को। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया था। अगला ख है, ख के अंदर जो है निम्नलिखित युक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन जो है आप क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं, इससे क्योंकि मैंने पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया था, वहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं और आंसर यहाँ पर देखें। हमें अहंकार से मुक्त होकर ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिससे दूसरों को भी शीतलता की प्राप्ति हो तथा हम स्वयं भी शीतल हो जाएं। यानी कि इसके अंदर ये बताया गया है कि हमें अच्छी भाषा यानी कि अच्छी बोली बोलनी चाहिए जिससे सामने वाला सुनने वाले को भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा महसूस हो। अगला क्वेश्चन है, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा, वह क्यों? तो सालिम अली जो था उसने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा और क्यों रखा? तो आंसर देखें, आत्मकथा का नाम रखा था द फॉल ऑफ ए स्पैरो। बचपन में अपनी एयरगन का ट्रिगर अचानक दब जाने से आकाश में उड़ती हुई एक पीली चिड़िया के घायल हो जाने के कारण, यानी कि बचपन के अंदर जब वो एयरगन से खेल रहे थे तो आकाश में उड़ती हुई पीली चिड़िया जो है उससे घायल हो जाती है। तो इसकी वजह से जो है उन्होंने इस अपनी जो आत्मकथा है उसका नाम द फॉल ऑफ ए स्पैरो रखा। तो ये था आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन 10वीं कक्षा का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।